यार पद्मा, तू एक नंबर की पदौड़ी है क्या? पदौड़ी होगी तेरी अम्मा, उन्हें आलू के पराठे ठूस ठूस के खिला दे, वो दिन रात पूरे गांव में पाती रहेंगी, जिससे मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा। यार तू बेवजह भड़क रही है, तेरा नाम पद्मा है ना, तो पदौड़ा मैच कर गया, इसलिए मैंने बोल दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुझे नवंबर में शादी कर लेनी चाहिए थी, इतनी ठंड में शादी करने की क्या जरूरत थी? यार तुझे तो अच्छी तरह पता है, मेरा एक सपना है कि मेरी भयंकर ठंड में सुहागरात वाली रात मैं और मेरा हस्बैंड रजाई के अंदर बैठकर चाय पिए। वैसे भी मेरा होने वाला पति लोको पायलट है, शादी के तुरंत बाद उसकी ज्वाइनिंग है। तभी अचानक हवाएं तेज हो गई, बहुत तेज शीतलहर आ गई, बारिश भी तेज होने लगी। दूल्हे का घोड़ा भी कहीं भाग गया था, लेकिन दूल्हा पैदल ही पद्मा के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पद्मा के पिता ने कहा, राजू बेटा कितना हिम्मत वाला है, सारे बाराती भाग गए, लेकिन ये बेचारा अकेले ही पैदल चला आ रहा है हमारी बेटी के लिए। कहीं मेरा सपना अधूरा तो नहीं रह जाएगा? नहीं, दूल्हा तो आ ही गया है, मैं किसी तरह शादी कर लेती हूँ ताकि मेरा रजाई के अंदर बैठकर राजीव के साथ चाय पीने का सपना पूरा हो सके। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस तेज तूफान में घर के अंदर बैठाकर पद्मा और राजीव की शादी कर दी गई। शादी के बाद पद्मा अपने ससुराल पहुंची। वहां पर उसके बूढ़े सास ससुर और एक ननद थी। सुहागरात वाली रात पद्मा दूध की जगह 2 चाय के कप लेकर पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उसने जैसे ही रजाई को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। पद्मा, मैंने तो सुना था सुहागरात वाली रात पत्नी अपने पति के लिए दूध लेकर आती है, तुम तो चाय लेकर आ गई। अरे वाह, कितनी खूबसूरत रजाई है। दरअसल मेरा बचपन से सपना था कि मैं सुहागरात वाली रात अपने पति के साथ रजाई के अंदर बैठकर भयंकर ठंड में चाय पीऊं, और फाइनली आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। पद्मा ने चाय के कप साइड टेबल पर रखे और बेड पर बैठकर जैसे ही उसने रजाई अपने हाथों में ली, वैसे ही तूफान और बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि उनका पूरा घर उजड़ गया। घर की दीवारें और छत ढह गए। किसी तरह राजीव अपने परिवार को लेकर घर के बाहर निकल आया, लेकिन सारा सामान बर्बाद हो गया था। अब भारी बर्फबारी में राजीव अपने परिवार के साथ बिना छत के सड़क पर था। ये क्या हो गया? रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना पूरा ही होने वाला था कि तभी इतना भयंकर तूफान आ गया। राजीव बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, पिताजी, छुटकी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। भले ही हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरी लोको पायलट की नौकरी तो बची है। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। थैंक गॉड, कम से कम एक आखिरी उम्मीद तो बाकी है, एक दिन बाद ही सही, लेकिन रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना मेरा पूरा होकर ही रहेगा। भैया तो फिर इसी बात पर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राजीव खुशी खुशी अपने पूरे परिवार को लेकर रेलवे स्टेशन चला गया। सर, कल से मेरी ज्वाइनिंग है एज अ लोको पायलट। ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। स्टेशन मास्टर ज्वाइनिंग पढ़ते जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, ज्वाइनिंग लेटर में कोई चुटकुला लिखा है क्या? देखिए श्रीमान, आपको किसी ने उल्लू बना दिया है। ये ज्वाइनिंग लेटर नकली है। ये ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें मिला कैसे? कोई एग्जाम दिया था तुमने? नहीं सर, मुझे एक आदमी मिला था, उसने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दूंगा। उसने मुझसे पैसे भी लिए, मैंने अपने खेतों को गिरवी रखकर उसे लाखों रुपए दिए। तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी इन जैसे स्कैमर्स के चक्कर में आ जाते हो। ये सब जानकर सबसे बड़ा झटका राजीव की पत्नी पद्मा को लगा, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। अब वो लोग प्लेटफॉर्म पर ही रहने लगे। राजीव कहीं से बड़ी मुश्किल से एक रजाई का इंतजाम करके लाया, जो कि उसने अपने माँ बाप को दे दिया। बाकी लोग ठंड में ही थे, कांपते रहे। ये लो, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने का सामान लाया हूँ, आप सब लोग खा लो। और थोड़े पैसे हैं मेरे पास, कल से मैं यहीं स्टेशन पर चाय बेचूंगा ताकि आगे का गुजारा चल सके। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई, तब उनके पास चाय बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये छोटी सी उम्मीद अभी तक उनको जिंदा रखे हुए थी, लेकिन ये उम्मीद भी उनकी अगले दिन टूट गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तेज बर्फबारी की वजह से रेल की पटरियों में बहुत ऊंचाई तक बर्फ जम गई है, इसीलिए सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अब कुछ दिनों तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। आपकी असुविधा के लिए खेद है। अब पद्मा और उसके ससुराल वालों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। आगे जिंदगी कैसे बितानी है, पेट कैसे पालना है, ये उम्मीदें भी टूट चुकी थी। अगले दिन से राजीव ने स्टेशन पर काम कर रहे लोगों को चाय बेचनी शुरू की। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन, कितने सपने थे मेरे शादी को लेकर, सारे के सारे टूट गए। राजीव, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अरे मेरे माँ बाप भले ही गरीब है, लेकिन कम से कम एक घर तो है, खाना पीना तो है, सुबह सुबह चाय तो मिल जाती है सुकून से। बिटिया, हम तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, हमने जानबूझकर तो कुछ ऐसा नहीं किया। आपके बेटे ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ मैं। इतना कहकर पद्मा वहाँ से जाने लगी कि तभी फिर से अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है। अब पटरियों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है, इसलिए रेल यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 52341 कुछ ही समय में पहुंच रही है। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद पद्मा के परिवार में खुशी की और उम्मीद की एक लहर फिर से दौड़ गई। लेकिन तभी पद्मा को कुछ सुनाई दिया। एक आदमी का पैर रेल की पटरी में फंस गया था और सामने से ट्रेन आ रही थी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है। सभी उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी। ट्रेन उस आदमी को टक्कर मारने वाली थी कि तभी पद्मा दौड़ कर गई और किसी तरह उस आदमी का जूता उतार दिया, जिससे उसका पैर आजाद हो गया और झट से वो दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गए। बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे 1 सेकंड की कीमत समझ आई। अगर 1 सेकंड भी हम ऊपर चढ़ने में देर कर देते तो हम दोनों ही अपनी जान गंवा बैठते। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में वहां पर वही स्टेशन मास्टर कुर्सी लेकर आ गया, क्योंकि वो आदमी रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था। कैसे स्टेशन मास्टर हो तुम? रेलवे का अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी तुम अपने दफ्तर में ही बैठे रहे। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज से तुम्हारी जगह ये लड़की संभालेगी। तुम्हारा ट्रांसफर भागलपुर के एक छोटे से स्टेशन पर कर देता हूं, क्योंकि वहां ज्यादा यात्री नहीं आते। तुम आराम से बैठकर सोते रहना ऑफिस में। बेटी, कल से तुम यहाँ की स्टेशन मास्टर हो। तुम्हें 1.5 लाख हर महीना मिलेगा और सरकार की तरफ से एक बंगला भी रहने को मिलेगा तुम्हारे परिवार के लिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब पद्मा अपने परिवार को लेकर सरकारी बंगले में चली गई। वहां पर फाइनली वो रजाई के अंदर घुसकर अपने पति राजीव के साथ चाय पीने लगी। बस मुझसे तो अब और नहीं झेला जाता। क्या सोचकर आई थी और क्या बनकर रह गई। क्या हुआ सुप्रिया? क्यों सुबह सुबह गुस्सा हो रही हो? भूखी लगी है तो खाना खाओ। आप तो ना बस रहने दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलवाइए। अरे लेकिन हुआ क्या, बोलो तो। क्यों मेरी बीवी का गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ है? अपनी उस बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूं? सुप्रिया, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो तुमसे ज्यादा काम करती है। अरे वो है तभी तो तुम्हें आराम है। रहने दीजिए जी। और आप ये मत भूलिए कि आपके माँ बाप तो है नहीं, तो बड़ा भाई होने के नाते आपको ही उसकी शादी करनी पड़ेगी। तब कहाँ से लाओगे शादी और दहेज के पैसे? मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे इस घर से निकाल दो। और फिर मेरी 5 साल की दिया भी है, कल को मुझे इसके बारे में भी तो सोचना है। अपनी पत्नी का गुस्सा देख विक्रम धीरे से सुप्रिया के पास जाकर कहता है, अरे धीरे बोलो। शायद तुम ये बात जानती नहीं हो कि बाबूजी ने मरने से पहले ही अपनी आधी जमीन इस निधि के नाम कर दी थी। इसलिए उससे जितना प्रेम से रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। क्या? अगर ऐसा है तो 1 मिनट, दीवारों के भी कान होते हैं। आप जरा अपने कान इधर लाइए। सुप्रिया अपने पति के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन विक्रम बहुत खुश होता है। कीरतपुर गांव में 20 साल की निधि अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए अब वही उसका सहारा थे। लेकिन उसकी भाभी सुप्रिया एक तेज तर्रार महिला थी जो कि निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जमीन में हिस्सेदारी का नाम सुनकर अब सुप्रिया के मन में लालच आ गया और अब वो निधि से प्यार से पेश आने लगी। फिर एक रोज जब निधि रसोई में खाना बना रही थी तो सुप्रिया उसके पास गई। अरे निधि, मेरे रहते तुम ये सब क्यों कर रही हो? लाओ मैं खाना बना देती हूँ, आप तो बस आराम करो। भाभी, खाना बस बन गया। सुप्रिया उदास चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है भाभी, बड़ी उदास लग रही हो? वो बात ही ऐसी है, दरअसल तुम्हारे भैया शहर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब तुम तो जानती हो खेती बाड़ी में उतनी कमाई नहीं हो पाती। लेकिन क्या भाभी, साफ साफ कहो। उन्हें बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। इन्होंने सोचा अपनी जमीन बेचकर ये कमी पूरी कर लेंगे, लेकिन तब भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो सोच रही थी अपने गहने गिरवी रख दूं। नहीं भाभी, वो गहने माँ के हैं। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए बहुत पहले ही बनाकर रख लिए थे। वैसे विक्रम भैया को जो कमी पड़ रही है उसके लिए आप मेरे हिस्से की जमीन बेच दो। जमीन बेचना तो मैं नहीं चाहती, लेकिन भैया के काम आएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर विक्रम और सुप्रिया बहुत खुश होते हैं और अगले दिन ही जाकर विक्रम वो जमीन बेच देता है और उससे मिलने वाले सभी पैसे रख लेता है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर सभी ट्रेन में बैठकर शहर की ओर चल पड़े।
सफर के दौरान निधि और दिया बहुत खुश थे। ये ट्रेन तो कितनी बड़ी है और इसमें झूलने में कितना मजा आ रहा है। आपको याद है भैया, हम बाबा से कितना लड़ते थे कि हमें भी कभी शहर घुमा लाओ, लेकिन वो हमेशा हाँ में ही टाल देते थे हमें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जो आप मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो, नहीं तो मैं तो अकेले गांव में रहकर उदास ही हो जाती। निधि, तुम्हारे कारण ही तो हम शहर जा पा रहे, फिर तुम्हें कैसे न ले जाते। और हाँ, अब वहाँ रहकर जी भरकर देख लेना पूरा शहर। ये कहकर विक्रम सुप्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इस तरह बातें करते हुए सफर कट गया और वो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आ पहुँचे। क्या यही शहर है भैया? यहाँ तो इस स्टेशन पर ही कितनी भीड़ है। इतने लोग तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं होते। इसीलिए तो इसे शहर कहते हैं, सपनों की नगरी। बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी लगी है। वो देखो, वहाँ ब्रेड पकौड़े मिल रहे हैं, आप वही ले आइए। नहीं, मुझे तो बहुत जोरों की आई है। मैं शौचालय होकर आता हूँ, तब तक तुम उस लंबी लाइन में लग जाओ। हाँ निधि, मैं भी दिया और इस सामान के साथ यहीं खड़ी होती हूँ, तब तक तुम ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। निधि ब्रेड पकौड़े लेने चली जाती है और इधर विक्रम और सुप्रिया दिया के साथ दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दरअसल निधि के भाई भाभी उसे छोड़कर जाने की फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद अब निधि उन्हें बोझ लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान निधि लंबी लाइन में लगने के बाद सबके लिए ब्रेड पकौड़े पैक करवा कर ले आई, लेकिन लौटने पर उसने अपने भैया भाभी को वहाँ नहीं पाया। कमाल है, भाभी यहीं तो खड़ी थी दिया के साथ। ओह अच्छा, हो सकता है वो भी शौचालय गई हो। कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ। निधि उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, लेकिन काफी देर बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। आने दो आज भैया को, आते ही अच्छे से डांट लगाऊंगी। बेचारी निधि, जिसने माँ बाप के जाने के बाद अपने भैया भाभी को ही माता पिता माना था, आज वही उसको अनजान शहर में अकेला छोड़कर चले गए। सुबह से रात होने को आ गई, तभी एक स्टेशन मास्टर उसके पास आया। बेटी, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहाँ अकेली बैठी हो। यहाँ किसी को लेने आई हो क्या? नहीं स्टेशन मास्टर जी, मैं तो अपने भैया भाभी के साथ गांव से शहर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रेड पकौड़े लाने के लिए भेजा और जब मैं लौटी तो यहाँ कोई था ही नहीं। सुबह से शाम हो गई उनका इंतजार करते करते। बेटी, कई साल बिता दिए मैंने इस स्टेशन पर और मैंने कई घटनाएं होते हुए देखी है, और अगर कोई तुम्हें भूल कर गया होता या तुम उनसे बिछड़ी हुई होती तो वो अब तक वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाते। ये सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि असल में उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो दोनों जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। नहीं विक्रम भैया, सुप्रिया भाभी, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसे 3 दिन बीत गए। निधि भूखी प्यासी दिन रात उसी स्टेशन पर बैठकर अपने भाई के आने की राह देखती। तीसरे दिन रामदीन उसके लिए भेलपूरी लेकर आया। बेटी, आज अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो शायद तुम्हारी उम्र की ही होती और मैं उससे यूं भूखा नहीं देख पाता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये भेलपूरी लाया हूँ, मेरी पत्नी ने बनाई है। निधि ने आंसू पोंछते हुए वो भेलपूरी खाई तो उसका मन काफी ठीक हो गया और वो रोते रोते कहने लगी, भेलपूरी बहुत अच्छी है, बस हल्की सी तीखी कम है। अच्छा चलो बेटी, अब घर चलो। और वैसे भी यूं स्टेशन पर अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। निधि रामदीन के साथ उसके घर चली जाती है। रामदीन की पत्नी सरोज ने उसे देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और निधि को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा लिया। बहुत प्यारी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। निधि को उनके साथ बड़ा अपनापन लगा। अब निधि वहां रहकर घर के सारे कामकाज करती। वहां रहकर उसने सरोज से अच्छी भेलपूरी बनाना भी सीख लिया। एक रोज, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। मास्टर जी, मुझे काम दे दीजिए। बेटी, स्टेशन पर ही मेरी एक छोटी सी दुकान है, तुम उसमें खुद का काम शुरू करो और जो चाहो बना कर बेचो। निधि स्वादिष्ट भेलपूरी बनाने लगी थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी की दुकान लगानी शुरू कर दी। आइए आइए, चटपटी खट्टी मीठी भेलपूरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। रेलवे स्टेशन पर कुछ अलग सुनकर सब ग्राहक उस ओर खींचे चले आए और निधि की भेलपूरी चुटकियों में बिकने लगी। पहले ही दिन उसने 2000 की कमाई कर ली।
और अब वो दिन पर दिन तरक्की करती रही। एक रोज तुम्हारी दुकान तो बहुत ही अच्छी चल रही है बेटी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तुम एक बहुत बड़ी व्यापारी बन जाओगी। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है पापा। पापा शब्द सुनते ही रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद निधि की उसी स्टेशन पर 5 दुकानें हो गई। वो रेलवे स्टेशन पर भेलपुरी वाली के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हो गई, जो कि महीनों के लाखों कमाने लगी। ये खबर मिलते ही सुप्रिया और विक्रम, जो अपना 80% पैसा उड़ा चुके थे, वो भागते हुए निधि के पास आए। हमें माफ करना निधि, वो उस दिन हम तुम्हें भूलकर आगे चले गए थे। हम बहुत खुश हैं कि तूने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन निधि ने दुकान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों से कहकर उन्हें वहां से बाहर कर दिया। साथ ही दोबारा नजर आने पर उन्हें जेल में बंद करवाने की धमकी भी दी। अब निधि दिल्ली में रामदीन के घर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। सुखिया ट्रेनों में चने बेचता था। ए चना खा लो, चना ये खट्टा मीठा चना है साहब। चना खाओगे क्या? ऐसे ही सुखिया का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन सुखिया लास्ट ट्रेन में चने बेचकर घर गया और देखा वहां पहले से ही सेठ उसका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए सुखिया जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। सेठ, क्या बात है सेठ, इतनी रात को मेरे घर पे? आपका घर? ओहो हो, ये आपका घर है क्या? होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घर तो मेरा होने वाला है। तूने मुझे आज इंतजार करवाया, हाँ? बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। क्षमा कर दीजिए सेठ, मुझसे गलती हो गई। आज पैसा लौटाने का आखिरी दिन था ना? है? मेरे पैसे कहाँ हैं? दे मेरे पैसे, निकाल। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सेठ। तो फिर घर से निकल, चल अभी निकल, चल। अभी मैं बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगा सेठ, थोड़ी तो दया कीजिए। चल ठीक है, तुझे 2 दिन की मोहलत और दी। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो ये घर मेरा, समझा? धमकी देकर सेठ चला गया। सुखिया घर के अंदर घुसा। वहां उसकी बीवी सरला और 2 छोटी छोटी बेटियां चुन्नी और मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? वो हमें घर से निकाल देंगे क्या? सेठ ने 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन 2 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? मेरी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो सरला, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं और क्या करता। अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद सरला की तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उसी वजह से सुखिया को सेठ से पैसा उधार लेना पड़ा। उसके बदले सुखिया को उसका घर सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद वो अभी तक पैसा चुका नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते पूरी रात सुखिया सो नहीं पाया। अगले दिन वो चना बेचने के लिए स्टेशन पर चला गया और ट्रेन में चना बेचने लगा। चना ले लो, चना खट्टा मीठा चना ले लो साहब। लेकिन 2 दिन में चना बेचकर उसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने वाले थे। ट्रेन में चना बेचते हुए उसने देखा कि एक आदमी का बटुआ उसकी जेब से थोड़ा सा निकला हुआ है। बटुए में पैसे बहुत हैं। वो देखकर सुखिया अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने बटुआ चुरा लिया, लेकिन उस आदमी को ये पता लग गया। अरे चोर चोर, अरे मेरा बटुआ मार लिया, पकड़ो से, पकड़ो से। उस आदमी ने सुखिया को पकड़ लिया और उसे ट्रेन से स्टेशन पर खींचकर उतार दिया। माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, हम स्वभाव से चोर नहीं है, हम गरीब है मालिक। गरीब है तो क्या हुआ, चोरी करेगा? ये ले। उस आदमी ने सुखिया को बहुत मारा और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया। सर, इस चना बेचने वाले ने मेरा बटुआ चुराने की कोशिश की, आप कुछ कीजिए इसका। स्टेशन मास्टर ने कहा। सुखिया, ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने चोरी की? माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। सुखिया बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे स्टेशन से निकाल दिया गया। अब उसके पास काम भी नहीं रहा। वो घर गया और सरला से सब कुछ बताया। उसकी दोनों बेटियां रोने लगी। पापा, क्या अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे? क्या हमें भीख मांगनी होगी? रो मत बेटी, माफ कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर सुखिया और सरला सिसक कर रोने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने लोगों को लेकर चले आए और सुखिया को परिवार समेत घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हो गया रे, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, चल निकल जा यहाँ से। हम मर जाएंगे सेठ, हम मर जाएंगे।
हाँ तो मर जा, किसने मना किया है? वैसे भी धरती पर बोझ हो तुम लोग। सुखिया अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहां से चला गया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? चल बेटी, देखते हैं। बाबा, हमें घर तो मिल जाएगा ना? घर मिलना तो मुश्किल है बेटी, लेकिन रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। सुखिया उन्हें लेकर स्टेशन के पास ही आ गया। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पटरी पर एक पुरानी ट्रेन की कुछ बोगियां खड़ी थी। सुखिया ने वो देखा और कहा, चल बेटी, चलो सरला, उस ट्रेन के पास चलते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर घुसेंगे कैसे? दरवाजे तो बंद है। ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के नीचे रहेंगे हम। सुखिया अपनी बीवी और बेटियों को लेकर ट्रेन की बोगियों के पास चला गया। सरला घर से कुछ ही चीजें ला पाई थी। उन चीजों में कुछ बोरे थे। उन्होंने ट्रेन के नीचे पटरी पर बोरे बिछा दिए और वहीं पर बस गए। चलो अच्छा है, बारिश वारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं। बेबस इंसान थोड़ी सी उम्मीद में ही जीता है, लेकिन सुखिया के पास तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन वो अपने परिवार को क्या खिलाता? ट्रेन के नीचे पटरी पर जगह तो मिल गई, लेकिन मैं स्टेशन पर और चने नहीं बेच सकता। स्टेशन पर जाने से ही मुझे मना कर दिया है। कोई बात नहीं जी, मैं दोनों बेटियों को लेकर भीख मांगूंगी। उसी से कैसे भी करके पेट तो चल जाएगा। हाँ बाबा, हम भीख मांग लेंगे। भीख मांगकर पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सच में स्टेशन पर भीख मांगने लगी और सुखिया इधर उधर कुछ काम पाने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही ट्रेन के नीचे उनका दिन बीतने लगा, लेकिन सुखिया को कहीं पर भी काम नहीं मिला। हर जगह ये रट गया था कि सुखिया बटुआ चोर है, इसीलिए कोई भी सुखिया पर भरोसा नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो पटरी पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उधर उसकी बीवी और बेटियां भीख मांग रही थी। तभी स्टेशन पर सेठ अपनी माँ को लेकर आया और सरला को भीख मांगते हुए देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम लोग इसी के लायक हो, ये लो 2 रुपए। सेठ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेठ की माँ बीमार थी, इसीलिए सेठ उन्हें लेकर शहर के अस्पताल में जा रहे थे। इसीलिए वो स्टेशन पर आए थे, लेकिन अचानक से उनकी माँ का पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर पड़ी और उसी पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी। माँ, माँ, अरे अरे क्या हुआ आपको? माँ! सेठ भी खुद पटरी पर उतरने से डर रहे थे। ट्रेन बहुत पास आ गई थी। सभी ने आंख बंद कर ली, लेकिन तभी सुखिया दौड़ते हुए आया और सेठ की माँ को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उठा दिया, लेकिन खुद पटरी से हटने से पहले ही ट्रेन ने उसे धक्का मार दिया। सुखिया का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ दाहिना पैर ही टूटा, वो जान से नहीं मरा। और ये देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया, तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी माँ को बचाया। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया रे, लेकिन तू तो अच्छा आदमी निकला। उन्होंने अपने पैसों से सुखिया का ट्रीटमेंट करवाया और उसे घर भी वापस दे दिया। साथ में उसे जमीन जायदाद और अपनी कंपनी में काम भी दे दिया। इस तरह सुखिया की जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है।